नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है आदेश प्रतीक जी ने। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बचपन एक ऐसा जीवन का भाग है जो कि मासूमियत, प्यार और खुशी से भरा होता है। ये कहानी उन सच्चाई की है जो मैंने सुनी और कुछ देखी भी है। ये कहानी जमशेदपुर के कुछ बच्चों की है जिनकी एक गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। शाम का समय था। हर दिन की भांति आज भी कृष्णा और उसके दोस्त क्रिकेट में मगन थे। ये इनका हर दिन का एक खास क्रियाक्रम है जिसमें ये लोग 4 बजे गली मोहल्ले के सारे लड़के इकट्ठे होकर पुरानी रोड वाली जगह पर क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन में 4-5 मैच होते ही थे और हर मैच का अपना ही प्रारूप था। क्रिकेट शुरू हो चुका है, जहां एक टीम में जगमोहन, कृष्णा, संदीप, मुकेश थे। वहीं दूसरी टीम में रोहन, विवेक, रोहित और आदित्य था। टॉस का सिक्का उछाला गया। रोहन की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 5 ओवर के इन मैच में रोहन की टीम ने 48 रन बनाए। कृष्णा की टीम बैटिंग पर आते ही बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन विवेक की गेंद पर जगमोहन ने घुमा के खेला, जो कि गेंद ऑफिस के उस भाग में गिरी जहां जाना मना था। सब सोच में पड़ गए क्या किया जाए। तभी आदित्य बोला, मैंने सुना है ऑफिस के इस भूताहा घर में एक कांटे वाला भूत रहता है जो कि दिखने में बहुत डरावना है। तभी मुकेश बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैंने सुना है उसमें काली चुड़ैल रहती है जो कि बच्चों को मार देती है। रोहन सोच में था। उसने कहा कि जो भी हो, आज हम उस कांटे वाले भूत और काली चुड़ैल से मिलके आते हैं। आदित्य और मुकेश की हालत खराब हो गई। प्लान बनाया गया, कौन अंदर जाएगा, कौन बाउंड्री की दीवार पर बैठकर दोनों तरफ देखेगा और कौन बाहर खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड को देखेगा। कृष्णा, रोहन, विवेक और जगमोहन अंदर उस भूताहा घर में जाने वाले थे। आदित्य और मुकेश को बाउंड्री की दीवार पर बैठा दिया गया ताकि वो दोनों तरफ, जिधर पुराना रोड का रास्ता है वहाँ और ऑफिस भूताहा घर की तरफ देख सके। संदीप और रोहित बाहर सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे थे। कृष्णा, रोहन, विवेक और जगमोहन को बल्ला और विकेट देकर ऐसे तैयार किया गया जैसे वो भूताहा घर में नहीं, किसी जंग में जा रहे हो। सबने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा और वो चारों बाउंड्री की दीवार से नीचे कूदे। बाउंड्री की दीवार महज 6 फीट की थी, जिससे वो कूद चढ़ उतर सकने के लिए सारे जुगाड़ बना रखे थे। आदित्य और मुकुल तैनात हो गए थे अपनी ड्यूटी पर। अंदर रोहित और संदीप भी तैनात थे। वो चारों अंदर घुस गए। झाड़ियों से भरा रास्ता था। बल्ले और विकेट से झाड़ियां हटाकर जैसे तैसे वो उस भूताहा घर के पास पहुंचे। भूताहा घर 1-2 तल्ला इमारत थी जिसके कुछ हिस्से टूटे पड़े थे और उसके बगल में ही एक छोटी सी दीवार थी और उसके पीछे बाउंड्री की दीवार थी। वो चारों पहले झाड़ियों में गेंद खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद भी जब गेंद नहीं मिली तो जगमोहन ने भूताहा दरवाजा का दरवाजा खोला। वो सोचा कि गेंद नहीं तो कुछ एडवेंचर ही हो जाए। किसे पता था ये एडवेंचर आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानी देगा। जगमोहन के भूताहा दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वो कमरा जला हुआ था। कृष्णा, रोहन और विवेक भी उस भूताहा घर में दाखिल हुए। चारों तरफ उन्होंने देखा कमरा जला हुआ था। वहाँ से सिर्फ उन्हें एक मिट्टी का चूल्हा मिला जो कि टूटा हुआ था। जगमोहन ने कहा, इस भूताहा घर में कुछ भी नहीं है। ये कहकर उसने दूसरा दरवाजा झटके से खोलने की कोशिश की। दरवाजा मजबूत था। विवेक ने फिर जोर से धक्का मारा।
दरवाजा तो खुल गया, लेकिन तभी संदीप भागता हुआ आया और बोला, यार सिक्योरिटी गार्ड के लोग यहाँ आने वाले हैं। कृष्णा, विवेक, जगमोहन, संदीप भूतहा घर के बगल वाली दीवार से कूद के बाउंड्री दीवार के पास पहुँचे। तभी विवेक बोला, रोहन कहाँ है? संदीप ने कहा, तुम ऊपर चढ़ो, मैं उसे लेकर आता हूँ। संदीप भाग के अंदर जाता है तो देखता है कि रोहन इधर ही आ रहा होता है, लेकिन उसके पास 2-3 किताब और कुछ अखबार के टुकड़े थे। विवेक, कृष्णा, जगमोहन दीवार पर थे। उन्होंने उन दोनों को खींचकर ऊपर उठाया और नीचे की तरफ कूद गए। विवेक और कृष्णा उस बाउंड्री की दीवार से अंदर का नजारा देख रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड बोला, शायद लकड़ी गिरने की आवाज होगी। कोई नहीं। वो दोनों फिर चले गए। कृष्णा और विवेक ने उन लोगों को देखा। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। पूछने पर संदीप ने अखबार दिखाया। विवेक बोला, यार पेपर क्यों दिखा रहे हो? नॉर्मल इंग्लिश पेपर है, क्या हो गया? कृष्णा किताब देख रहा था जिसमें विज्ञान से जुड़ी बात थी। रोहित बोला, यार पेपर तो नॉर्मल है, लेकिन तारीख देख के होश उड़ गए। ये पेपर 23 अक्टूबर 1962 का था, जिसमें कुछ युद्ध से जुड़ी खबर थी। पढ़ने पर पता चला कि ये पेपर भारत और चीन के युद्ध के समय की है। सब कुछ देखने के बाद फैसला हुआ कि जो भी हो, अब इस भूतहा घर का राज जानकर ही रहेंगे। उसके बाद सब घर चले गए। घर जाने से पहले उन्होंने किताब और अखबार को कहीं छुपा दिया। रात में इनको नींद नहीं आ रही थी। वो सब उस भूतहा घर के बारे में जानने को बेकरार थे। अगली सुबह सब जल्दी उठ के स्कूल गए। स्कूल में भी भूतहा घर के ख्यालों में खोए रहे। उन्हें शाम का इतना बेसब्री से इंतजार था जैसे कि एक आर्मी पति का इंतजार उसकी पत्नी को होता है। अगली सुबह सारे तैयार हो गए। घर वालों को भी लगा आज क्या हुआ जो उठ गए ये। बस स्कूल में भी सब इसी ख्यालों में डूबे रहे। शाम का बेसब्री से इंतजार था कि शाम हो जाए। दोपहर के 3 बज रहे थे। कृष्णा, रोहन, विवेक, संदीप, आदित्य, रोहित, मुकुल, जगमोहन सब एक दूसरे को बुलाकर इकट्ठे हो गए। अब करना क्या है, उनकी प्लानिंग होने लगी। आज कृष्णा, संदीप, जगमोहन, रोहन भूतहा घर में जाने वाले थे। विवेक और मुकुल सिक्योरिटी गार्ड को देखने वाले थे। रोहित और आदित्य भूतहा घर की दीवार के पीछे वाली बाउंड्री की दीवार पर एक अच्छा चढ़ने का जुगाड़ लगाने का काम दिया गया था। सबने ये भी प्लानिंग किया था कि पकड़ाने पर विवेक और मुकुल को 2 गेंद दी गई जिन्हें झाड़ियों में छुपाना था। समय फिक्स किया गया कि 5 बजे सब काम हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, बाउंड्री की दीवार के पास आ जाना। आज रोहन फोन लाया था जिससे कि फोटो निकाली जा सके। आदित्य भी फोन लाया था। कृष्णा एक कॉपी और पेन लाया था जिससे सारी जानकारी लिखी जा सके। कुछ खाने के चॉकलेट और बिस्कुट भी थे। बल्ला, विकेट सब कुछ था। आज बल्ला, विकेट, चॉकलेट, बिस्कुट बांट दिए गए। आदित्य वाला फोन विवेक को दे दिया गया ताकि वो डायरेक्ट रोहन को फोन करके बता सके कि सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। दीवार चढ़ एक एक कर सब उतरने लगे। विवेक और मुकुल पहरेदार बन के सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगे। दोनों गेंद जो वो लेकर आए थे उन्हें ठिकाने लगा दिया गया कि जरूरत पड़ने पर गार्ड को दिखाया जा सके। आदित्य और रोहित बाउंड्री की दीवार में लग गए ताकि वो आसानी से चढ़ उतर जा सके। कृष्णा, रोहन, संदीप, जगमोहन अंदर गए। आज सब कुछ देखे जाने लगे। कैमरे की फोटो निकाली गई। पेपर, किताब सब कुछ देखा गया। जो खास चीज लगे उसे जेब में रख लो। सिक्के, बर्तन सब कुछ देख रहे थे। आज वो एक बच्चे नहीं, एक सीआईडी की तरह इंस्पेक्टर बनके देख रेख कर रहे थे। जब यहाँ का हो रहा था तब सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं।
सीढ़ियों से जब एक ऊपर के कमरे में गया तो वो बंद था। चारों जोर जोर से धक्का लगाकर खोलने लगे। धक्का इतना तेज लगा कि दरवाजा खुलते ही संदीप जमीन पर जा गिरा। चारों हंसने लगे। अंदर जब उन्होंने देखा तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई। आवक हो गए सारे। जोर से भागने की आवाज आई। संदीप भाग के नीचे गया। जगमोहन, कृष्णा, रोहन भी नीचे गया। मुकुल बोला, सिक्योरिटी गार्ड वाला आ रहा है, फोन में टावर नहीं है, कॉल नहीं लगा। वो पांचों गेट को हल्का लगाकर छिप गए ताकि सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने पर भी उन्हें ना देख सके। झाड़ियों के बीच से सिक्योरिटी गार्ड वाला आ रहा था। पहला सिक्योरिटी गार्ड बोला, रोज यहाँ आवाज आती है तो कोई नहीं मिलता है। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बोला, भाई झाड़ियों में बहुत कुछ है, हवा से पेड़ की टहनी गिरी होगी यार, कुछ नहीं है यहाँ। पहला सिक्योरिटी गार्ड बोला, वैसे सच में भूत है क्या यहाँ? दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बोला, हाँ भाई, पिछली बार 2 सिक्योरिटी गार्ड रात में आवाज सुनकर यहाँ आए थे। उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, उनके कपड़े फटे थे, चोट लगी थी उन्हें। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ कोई 2 बच्चियाँ और एक बुढ़िया औरत का भूत है। रात को कभी कभी रोने की भी आवाज आती है। पहला सिक्योरिटी गार्ड बोला, तब तो इस जगह से थोड़ी दूरी ही बनाई रखनी होगी, क्या पता प्रेत भूत का साया आ जाए। सिक्योरिटी गार्ड दोनों चले गए। अब वो पांचों भागते हुए उस कमरे में गए जिसे देखकर वो अचंभित थे। कमरा खोला, देखा तो एक तरफ बहुत सारी हड्डियां थीं, एक तरफ एक जला हुआ कपड़ा और थोड़ी राख थी, और भी बहुत कुछ था। सबसे अचंभित कर देने वाली बात ये थी कि उस रूम में एक पुतला था जिसे देखकर लगता था कि कोई खड़ा है। पुतले को देखते ही वो इसलिए अचंभित हो गए थे। जगमोहन अगले कमरे में गया। उस कमरे की बनावट, रूपरेखा सब कुछ सही था। अच्छा, एक बेड लगा हुआ था, एक आईना लगा था, 2 कुर्सियां लगी थी। उस कमरे में तुरंत कृष्णा भी आया और उन्हें कुछ अटपटा सा लग रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। मुकुल उस कमरे में आया और आईने को देखते ही रूप निहारने लगा। जब वो आईने से हट रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई और भी आईना देख रहा हो। तुरंत जैसे ही उसने आईना देखा तो एक आधी जली लड़की आईने में थी। वो जोर से चिल्लाई। कृष्णा, जगमोहन ने उसे पकड़ा। दूसरे कमरे में भागते हुए रोहन और संदीप आए। मुकुल कुछ बोल पाने में असमर्थ था। उन्होंने तुरंत नीचे देखा और मुकुल को लेकर बाहर की ओर भागे। भागने के दौरान संदीप गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। खून नहीं रुक रहा था। कृष्णा भी ऊपर था और देख रहा था। जगमोहन ने तुरंत कृष्णा को आवाज दी और वो जैसे तैसे बाउंड्री की दीवार से उतरा। तुरंत रोहित ने पानी लाया, मुकुल को पिलाया। मुकुल की जान में जान आई। संदीप के पैर से खून बह रहा था। जल्दी से रुमाल बांधा गया। शाम के 7 बज गए थे। फैसला हुआ कि अभी घर चलते हैं, कल शनिवार है, स्कूल से जल्दी छुट्टी होगी, कल बात करते हैं। रूम में जाते ही रोहन ने अपने फोन की मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाई। फोटो देखने लगा। रोहन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था। बहुत सारी जगह के फोटो के जगह सिर्फ सफेद फोटो थी और कुछ नहीं। एक फोटो ऐसी थी जिसे देखकर वो हैरत में पड़ गया। तुरंत प्रिंट निकाला और कृष्णा को फोन किया। रोहन बोला, हेलो कृष्णा, कहाँ है तू अभी? कृष्णा बोला, घर पर हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ काम था क्या? रोहन बोला, तू घर पर आ सकता है क्या अभी? कृष्णा बोला, यार पापा हैं घर पर, डांटेंगे। रोहन बोला, ठीक है, कल 11 बजे मिल ग्राउंड की दीवार के पास। कृष्णा बोला, ठीक है। अगली सुबह जब सब आए तो मुकुल नहीं आया। पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। संदीप के पैर में भी ज्यादा चोट थी, वो भी नहीं आया। रोहन, जगमोहन, कृष्णा, आदित्य, रोहित, विवेक ये पहुँचे। रोहन ने सबको वो वाली फोटो दिखाई। सब हैरान रह गए।
हुआ यूं कि जिस समय मुकुल आईने में देख रहा था तभी रोहन दूसरी तरफ से एक फोटो ले रहा था। फोटो तो ठीक था, लेकिन मुकुल के पीछे थोड़ा धुआं जैसा थोड़ा बना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे खड़ा है। तभी कृष्णा ने कहा, कुछ नहीं है, ऐसे आज हम सभी अंदर जाएंगे और पूरा देखेंगे। सब बाउंड्री की दीवार से होते हुए भूतहा घर के सामने कूद गए। भूतहा घर का दरवाजा खुला हुआ था जिसे उन्होंने बंद किया था। अंदर का भी दरवाजा खुला हुआ था, खिड़की भी खुली हुई थी। भूतहा घर की खिड़की के पीछे ग्राउंड की दीवार है जिसके बगल में पुरानी सड़क है। सबने सोचा कि 3-3 लोगों की टीम बनाकर एक टीम को नीचे के घर में और दूसरी टीम को ऊपर भेज देंगे। टीम बनाया गया। एक टीम में कृष्णा, आदित्य, जगमोहन था और दूसरी टीम में रोहन, विवेक, रोहित थे। कृष्णा आज अपना मोबाइल लाया था, रोहन के पास भी मोबाइल था। कृष्णा और उसकी टीम को ऊपर जाना था और रोहन की टीम नीचे रहती। सबने एक दूसरे को देखकर काम करने के लिए बोला और सब लग गए अपने अपने काम पर। रोहन ने नीचे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई देख न सके। कृष्णा की टीम जब ऊपर गई तो पता नहीं बार बार उन्हें ऐसा लगता कि बहुत सारे लोग उनके पीछे चल रहे हैं। एक सीढ़ी जब वो चढ़ता तो बहुत सारे लोगों की सीढ़ी चढ़ने की आवाज आती। रोहन ये देख रहा था। उसने किसी को बताए बिना एक फोटो खींच लिया। रोहन, विवेक और रोहित ने आज एक और कमरा खोला। भूतहा घर 2 मंजिल था जिसमें नीचे की ओर 6 कमरे थे और ऊपर के 4 कमरे और एक बड़ा सा हॉल था। एक अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि लाश पड़ी हो। जल्दी से रोहित ने जाकर उस कमरे की खिड़की खोली क्योंकि कमरे में अंधेरा था। रोशनी आते ही उन्होंने देखा 4 से 5 बिल्लियां मरी पड़ी थी। उनके खून की छींट जहां तहां पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे अपने दांतों से काटा हो। सबके गले में दांत के निशान थे। अचानक ऊपर से एक जोर की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई गिरा हो। रोहित, विवेक और रोहन जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि कृष्णा को चोट लगी है और खून बह रहा था। आदित्य भी लकड़ी के नीचे दबा था। जगमोहन उसे निकाल रहा था। वो एक भारी लकड़ी थी जो आदित्य के पैर पर गिरी थी। रोहन ने जल्दी से कृष्णा के हाथ में कपड़ा बांधा और रोहित और विवेक ने मिलकर आदित्य को निकाला। अचानक एक रोने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्ली रो रही हो। रोहन और विवेक तुरंत भागकर नीचे जाते हैं तो सीढ़ियों से उतरते वक्त उनके पैर के पास एक बिल्ली गिरती है जिसका भी वही हसर हुआ रहता है। उसके गले पर भी कुछ दांत के निशान होते हैं। अब तो रोहन और विवेक की हालत खराब हो जाती है। विवेक को चक्कर आने लगते हैं। उसने रोहन को बताया। तुरंत ऊपर से सब जैसे तैसे नीचे उतरे। विवेक को आदित्य और रोहित पकड़े होते हैं। विवेक ने एक आईने की तरफ इशारा किया। वो एक बड़ा साइज का आईना था जिसकी लकड़ी पर अच्छी कला बनी थी। वो आईने को देखते मात्र ही व्यक्ति डर जाए, ऐसा आईना था वो। रोहित और आदित्य ने जैसे ही देखा कि उसमें एक लड़की थी जिसके दांतों से खून लगा था। वो काले घुंघराले बालों वाली थी। उसने सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उस गुड़िया के मुंह पर भी खून लगा था। आदित्य और रोहन ने इस भयानक दृश्य को देखकर और ज्यादा डर गए। पूरा भूतहा घर लड़की के रोने और बिल्ली की आवाज से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की बिल्ली को दांत से काट रही हो। बिल्ली बेचारी बचने के लिए भाग रही हो। इतनी सारी आवाज से विवेक बेहोश हो चुका था। जब वो भूतहा घर के दरवाजे को खोलता है तो एक आवाज आती है, तुमने मेरे रूम को खोला है, मैं तुम्हारी जिंदगी खोलूंगी, तुम सबका खून पीऊंगी। विवेक तुरंत उठ जाता है और बोलता है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे, ये भूत तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं बचोगे। रोहन बोला, विवेक तू चल। विवेक बोला, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। बहुत कुछ विवेक बोले जा रहा था। कृष्णा बोला, रोहन एक ही रास्ता है, इसे धक्का देकर बाहर गिरा देते हैं, क्या पता भूत इसे छोड़ दे। सबने हाँ में हाँ मिलाई। अब सबने मिलके एक जोर का धक्का विवेक को मारा। विवेक बाहर और नीचे गिरते ही विवेक
बेहोश हो गया। जैसे तैसे बाउंड्री की दीवार से वो बाहर कूदे। सबके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। कुछ लोग भूत से बदला लेना चाहते थे ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। सब परेशान थे। लगातार हमारे दोस्तों को चोट लग रही थी, बीमार हो रहे थे। जल्दी से जल्दी सब बाहर निकले और जल्दी से बाउंड्री की दीवार से कूदकर नीचे उतरे। विवेक की हालत खराब थी। उसे डॉक्टर से अच्छा तांत्रिक के पास ले जाना समझा। कृष्णा ने ऑटो बुलाया। सब उसमें बैठ के तुरंत मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में ले जाने से पहले ही विवेक हरकत करने लगा। विवेक बोला, मुझे अंदर मत ले जाओ, मुझे मंदिर नहीं जाना है, मुझे मत ले जाओ, मुझे अंदर मत ले जाओ। जैसे तैसे विवेक को वो सभी अंदर ले गए। मंदिर में घुसते ही विवेक के नाक से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। तुरंत मंदिर के पुजारी ने विवेक को मंत्र पढ़कर ठीक करने लगे। वो सभी मंदिर के अंदर थे सिवाय एक लड़के के, और वो रोहित था। कृष्णा बोला, रोहित वहाँ क्यों खड़ा है, अंदर आजा। रोहित बोला, कृष्णा बोला, अंदर आजा यार। जगमोहन बोला, अरे रोहित अंदर आजा, क्या पता भूत का साया अभी हो। रोहन से ये सब देखा नहीं गया और वो भाग के मंदिर से निकला, और जैसे ही उसने रोहित के कंधे पर हाथ लगाया, रोहित ने तुरंत उसे जोर से धक्का दिया। रोहन नीचे गिर गया। इधर पुजारी जी के साथ आदित्य विवेक को ठीक करने में लगे थे। पुजारी जी मंत्र पढ़ते जाते, आदित्य सम्मान बढ़ाता जाता ताकि विवेक ठीक हो सके। रोहन नीचे गिरा रहा। कृष्णा और जगमोहन ने रोहन को उठाया। कृष्णा बोला, पागल हो गया है क्या तू? रोहन को क्यों धक्का देकर गिराया? उसे चोट लग जाती तो वैसे ही हम इतनी सारी परेशानी में हैं। रोहित के शरीर में आत्मा का वास था जो कि एक लड़की थी, और रोहित की हरकत भी लड़की वाली थी। रोहित बोला, इसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, इसे पता नहीं है एक लड़की के कंधे पर हाथ नहीं रखना चाहिए। इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो वो इसे मार देंगे। मैं अपने दोस्तों से प्यार करती हूँ, उससे ही शादी करूँगी। ये सब देखते ही पुजारी जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आदित्य ने पुजारी जी का गंगा जल तुरंत ही रोहित के शरीर पर फेंका। वो गंगा जल शिव जी को अर्पित था और उसी से विवेक के मंत्र से पुजारी जी उपचार कर रहे थे। गंगा जल के डालते ही एक अजीब सी आवाज आने लगी। रोहित बोला, कृष्णा जगमोहन मुझे बचा लो। भूतहा आत्मा बोली, तुमने गंगा जल डाल के मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगी। रोहित बोला, पता नहीं ये मुझे दबाए जा रही है, मेरा दम घुट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। रोते हुए रोहित बोल रहा था। भूतहा आत्मा बोली, मैं इसका खून चूस जाऊंगी, तुमने सही नहीं किया, मैं तुम सबको मार दूंगी। तुमने मेरी बहन और मेरी माँ को मारा है। वो उस घर भूतहा घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। रोहित डर से तड़प रहा था। गंगा जल हाथ के जिस हिस्से में गिरा वो जल सा गया था। साफ साफ उसकी आंखों से लग रहा था कि भूत से लड़ रहा है वो। पुजारी ने आदित्य से कहा कि जाकर भैरव मंदिर की अगरबत्ती की मिट्टी भभूति लेकर आओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे दोनों दोस्तों को सही कर दूंगा। आदित्य भागता हुआ भैरव मंदिर की ओर गया। इधर भूत जो रोहित में वसी था, उसने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे दोस्त को छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे उस दोस्त को खाना है, उसका खून पीना है, क्योंकि मुझे उसने मारा है। कृष्णा बोला, देखो विवेक ने कुछ नहीं किया है, विवेक कैसे तुम्हें मारेगा। भूतहा आत्मा बोली, ये उस व्यक्ति का बेटा है जिसने मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ नाइंसाफी की है। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मेरे पापा बॉर्डर पर लड़ते हुए उन चीनियों के हाथों मारे गए थे। भूतहा आत्मा बहुत ही ज्यादा दुखी होकर अपनी कहानी को बयां कर रही थी। कृष्णा बोला, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारा परिवार था, तुम्हारी माँ थी, तुम्हारे पापा थे, तुम्हारी बहन थी, तुम्हारा भाई, नाम मत लो उसका, मेरा भाई ने हम सबको छोड़ दिया और वो बहुत पहले ही चला गया। भूतहा आत्मा ने ये बोला, तब रोहित के मुंह से खून निकलने लगा। अचानक भूतहा आत्मा रोहित को लेकर
भाग गई और आंखों के सामने से ओझल हो गई। ये सब देखकर कृष्णा, पुजारी, रोहन, आदित्य सब आश्चर्य में थे। कृष्णा बोला, पुजारी जी, पता नहीं ये भूताहा आत्मा रोहित को कहाँ ले गई होगी। पुजारी जी बोले, रोहित उस भूताहा आत्मा के साथ उस भूताहा घर में होगा। कृष्णा बोला, पुजारी जी अब क्या करें। पुजारी जी बोले, इस भूताहा आत्मा को अभी के अभी खत्म करना होगा, नहीं तो तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा, ये उसे मारकर खा जाएगा। कृष्णा बोला, क्या करें पुजारी जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुजारी जी बोले, कृष्णा, रोहन, जगमोहन, तुम उस भूताहा आत्मा को बातों में उलझाकर रखना और हाँ, उसके बारे में सब कुछ पूछना। कृष्णा बोला, लेकिन पुजारी जी उसने हमें चोट पहुंचाई तो। पुजारी जी ने रुद्राक्ष की माला कृष्णा को दी, गंगा जल में कुछ मिलाया और कहा कि आम के पत्तों से अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसके ऊपर छिड़क देना। इस माचिस के डब्बे को ले जाओ। और पुजारी जी ने एक घी का डिब्बा दिया, कहा उसे बातों में उलझाए रखना, किसी लकड़ी के सामान में घी डाल देना, तब तक मैं आ जाऊंगा। मैं अगर नहीं आ पाया या देर हो जाए तो आग लगा देना और अपने दोस्त और खुद को बाहर निकालकर तुम अपने ऊपर गंगा जल डाल लेना। कृष्णा बोला, ठीक है। आदित्य तब तक भभूति लेकर आ चुका था और उसने वो भभूति पुजारी जी के हाथ में दी। पुजारी जी ने रोहन, कृष्णा, जगमोहन को वो भभूति लगाई और कहा, महाकाल सब ठीक कर देगा। कृष्णा, रोहन, जगमोहन भागते हुए बाउंड्री की दीवार से नीचे कूदे और भाग के भूताहा घर की तरफ गए। आज ना उन्हें किसी सिक्योरिटी गार्ड का डर था, ना ही किसी व्यक्ति का, बस उन्हें आज अपने दोस्त को बचाना था। तीनों जब पहुँचे तब वहाँ रोहित नीचे पड़ा था। भागते हुए कृष्णा ने रोहित के शरीर पर गंगा जल डाला, रोहित की आंखों पर छींटा। रोहित ने जैसे ही आंख खोली कि तुरंत उसने कृष्णा के गले को पकड़ लिया। भूताहा आत्मा बोली, तुम्हें अब कोई नहीं बचाएगा, मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक जोरदार आवाज से दरवाजा बंद हो गया और सारी खिड़कियां और रोशनी के सारे दरवाजे बंद हो गए। कृष्णा ने तुरंत वो पानी उसके मुंह में डाल दिया। वो भूताहा आत्मा जोर जोर से कोहरने लगी, अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। तभी एक बंद पड़ा कमरा खुला और उसमें से दो और आत्मा निकली। रोहित के शरीर वाली भूताहा आत्मा ने रोहित को आजाद कर दिया। भूताहा आत्मा के बारे में बताया जाए तो आज जो आत्मा रोहित के शरीर में थी वो एक जवान लड़की थी जिसकी उम्र 20 से 27 की होगी, जिसने सफेद कपड़े को पहन रखा था और उसके बाल सारे जले हुए थे। उसका मुंह खून से रंगा था, उसके बड़े नाखून थे और उसका चेहरा सफेद था। उसके गले में काटा हुआ निशान था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाकू या तलवार से वार किया हो। इसके पैर में भी चोट लगी हुई थी और उसके पेट में भी बहुत जगह खून के निशान थे। देखने में लग रहा था जैसे किसी ने 10 से 12 बार चाकू लगातार मारे हों। कंधे से खून और साथ ही कंधे का कपड़ा फटा हुआ था। वो दो जो भूताहा आत्मा जो कि दूसरे कमरे से आई थी, उनमें एक भूताहा आत्मा की उम्र 40 से 45 साल तक होगी। वो उस भूताहा आत्मा जो कि रोहित के शरीर में थी उसे देख रही थी। ये भूताहा आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। इसके सिर पर चोट का निशान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने भारी चीज से मारा हो। साथ ही उसके पेट में एक चाकू घुसा था। हाथ पैर में खरोच के बहुत सारे निशान थे। कंधे के पास से खून निकल रहा था। सफेद साड़ी पहने ये भूताहा आत्मा के नाखून बड़े बड़े और बाल खुले और जले हुए थे। इसके कपड़े भी फटे हुए थे। जो तीसरी भूताहा आत्मा थी वो एक बच्ची थी जिसकी उम्र 13 से 16 साल होगी। उसके हाथ उल्टे थे और उसका गला कटा हुआ था। ये भूताहा आत्मा उन दोनों से ज्यादा डरावनी और खतरनाक लग रही थी। नाखून बड़े बड़े थे। ये भूताहा आत्मा के कंधे से बहुत सारा खून निकल रहा था। पूरे शरीर में अजीब अजीब से निशान थे और इसके हाथ में एक पेन घुसा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। बहुत ही ज्यादा डरावनी इस आत्मा की उसकी आवाज लग रही थी।
ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सी आवाज निकाल रही थी, जिससे कि कोई भी डर जाए। कृष्णा ने आम के पत्तों से उनके ऊपर गंगा जल डाला। वो और चिढ़ गए और वो तीनों तरफ घेरा करने लगे। उन्होंने उस भूत को देखकर इधर उधर भागकर कंफ्यूज करने लगे। अब कृष्णा ने थोड़ा जल जगमोहन और रोहन के हाथ में दिया और वो उस जल को लेकर भागे। सामने पलंग था। कृष्णा ने जगमोहन को पलंग की तरफ इशारा किया और जाकर भूतहा घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दिया। दरअसल बच्चों ने ये देखा कि जहाँ गंगा जल डाला गया, भूतहा आत्मा दोबारा उस जगह नहीं गई। तो इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि कृष्णा गंगा जल के पानी से एक गोल निशान बनाएगा ताकि भूतहा आत्मा उसके अंदर ही रह जाए और उसके बाद वो उस गोले चिन्ह से बाहर निकल जाएगा। उससे पहले कृष्णा ने अपने दोस्तों के आसपास वैसा ही घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया। कृष्णा के पास रुद्राक्ष था, जिस वजह से भूतहा आत्मा और भूतहा शक्ति उसका कुछ नहीं कर सकती थी। जगमोहन को जब कृष्णा ने पलंग दिखाया, कुछ भाग गोले क्षेत्र के अंदर और कुछ भाग क्षेत्र के बाहर था। जगमोहन ने उस पर भी घी डाल दिया ताकि उसको आसानी से जलाया जा सके। कृष्णा, जगमोहन, रोहन, रोहित जब उस गोले से बाहर निकल गए, भूतहा आत्मा अब और जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, जिससे कि वहाँ और खतरनाक क्षेत्र बन जाता है। वो हर तरफ से निकल जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर तरफ से उन्हें विफलता ही हाथ लगी। भूतहा आत्मा बोली, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें इसका पश्चाताप भुगतना होगा। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सबकी सब मारोगे। कृष्णा बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। भूतहा आत्मा जब ये बात जान चुकी थी कि उनका प्रयास करना विफल ही है, तब वो बात करने के लिए तैयार हो गई। कृष्णा बोला, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मुझे जानना है। भूतहा आत्मा बोली, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रोहन बोला, गोले चिन्ह से बाहर निकल पहले। कृष्णा बोला, आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ है। भूतहा आत्मा, जो कि रोहित में वास थी, उसने कहा, हमारा एक छोटा परिवार था। मेरे पिताजी आर्मी में थे। हमारा परिवार बहुत ही खुश और बेहतर जिंदगी थी हमारी। हमें पता चला कि सीमा पर लड़ाई चल रही है, बगल वाले देश ने हमला कर दिया है। हम बेहद परेशान थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे पापा ठीक रहें, लेकिन भगवान ने भी नहीं सुनी। एक दिन लड़ते लड़ते दुश्मन की गोली से मेरे पापा शहीद हो गए। कुछ दिन बाद उनकी लाश आती है। हम बहुत रोते हैं। भाई हमें छोड़ चुका था, इसलिए हमारी जिंदगी ही पापा थे, लेकिन भगवान ने उन्हें भी छीन लिया। विधि विधान उनका हमने दाह संस्कार करा दिया। दाह संस्कार के समय कुछ अफसर आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पढ़ने और तुम्हारी माँ के लिए सरकार पैसे जरूर देगी। तुम दोनों मेरी बेटियां जैसी हो। पिता का साया उठते ही हम अकेले हो गए थे। जब जंग खत्म हुई तो कुछ सरकारी लोग आए और एक गोला सा कुछ तांबे का लेकर आए। हमें बताया तुम्हारे पिता एक बहुत बहादुर इंसान थे। जंग के मैदान में उन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ लड़े। उन सरकारी लोगों के साथ अर्जुन साहब आए थे, वो हमारे यहाँ के प्रधान थे। उन्होंने बहुत सारी बात बताई और कहा कि सरकार कुछ पैसे तुम्हें जरूर देगी। वैसे तो हमें अर्जुन प्रधान पसंद नहीं थे, क्योंकि उनकी निगाह बहुत ही खराब थी। वो मुझे देखते रहते थे। गांव की बहुत सारी लड़कियों के अपहरण में अर्जुन का हाथ था। हम पैसे के इंतजार में बैठे रहे। 1 महीना बीत गया, लेकिन पैसे नहीं आए। मेरी माँ जब अर्जुन प्रधान से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मरने वाले लोगों के पैसे देर से मिलते हैं, और भी बहुत सारी बात बताकर मम्मी को भेज दिया। मेरे पापा ने हमारे लिए कुछ पैसे बचाए थे। ये बात हमें तब पता चली जब हम एक दिन भूखे भटक रहे थे, पत्ते खाकर अपना पेट भर रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति हमारे घर आया और कहा कि बेटी, बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, दूसरों की मदद करते थे। बच्चों को पढ़ाने में मैं उन्हें बचपन से जानता था।
जब भी वो यहाँ आते थे तो कुछ पैसे मेरे लिए और कुछ पैसे तुम्हारे लिए रखवा देते थे, ताकि जब भी जरूरत हो तुम लोगों को मैं दे सकूं। लेकिन तुम कभी आए नहीं और मैंने कभी दिया नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक लिफाफे को निकाला और मेरी माँ की तरफ बढ़ाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हारे पिता ने जो अमानत मुझे दी थी, जो पैसे दिए थे वो सब हैं। अपनी बेटी का ख्याल रखना और आते रहना मुझसे मिलने। सरकार ने पैसे भेजे होंगे। मैं बोली, नहीं अभी नहीं आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा अर्जुन प्रधान से बचकर रहना, बहुत बेकार आदमी है वो। उससे आज पूछना कि तुम्हारे पैसे आए कि नहीं। मैं बोली, हाँ, और मैंने पैसे रख लिए। हम खाने का सामान लेकर आए। रास्ते में ही अर्जुन प्रधान मिला। मैंने पूछा, कब तक मेरे पिताजी के पैसे आएंगे? पैसे आते ही हम यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे। अर्जुन प्रधान बोला, अभी नहीं आते, 10 साल लगेंगे। अर्जुन प्रधान का मैनेजर कहता है, मालिक पैसे आ गए। एक जोरदार आवाज आती है। प्रधान जी ने मैनेजर के मुंह पर जोर से चांटा मारा। मैंने थूकते हुए कहा, छी, कम से कम हमारे पैसे तो दे देते। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके मैनेजर ने छुड़वाया। अर्जुन प्रधान बोला, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मरोगे। उसी रात को कुछ लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और हमें बंधक बना लेते हैं। हम बहुत रोते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते हैं। रात के 1 बजे अर्जुन प्रधान अपने बेटे और भतीजे के साथ पहुंचा और उन्होंने हमें बहुत मारा। फिर बारी बारी से उन्होंने दरिंदगी दिखाई। हम कराहते रहे लेकिन वो लोग हमारे साथ गलत किए जा रहे थे। ये सब करने के बाद उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। मैं और मेरी माँ मेरी बहन को जगाने गए लेकिन वो मर चुकी थी। मेरी माँ ने गुस्से में उन्हें पत्थर से मारा, जिससे गुस्सा होकर चाकू और अन्य हथियारों से उन्होंने हमें मार दिया, हमें खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद मेरे दोस्त को भी उन्होंने मार दिया और उसका गला काट के यहाँ फेंक दिया। वो इंसान नहीं जानवर हैं। उन वैसी दरिंदों ने सब कुछ हमारा छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास, हमें बेकार बना दिया था। एक दिन अर्जुन प्रधान अपने भतीजे और एक तांत्रिक के साथ आया। तांत्रिक ने मेरी माँ और मेरी बहन को इस घर में बांधने के लिए यज्ञ करने लगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ ही रहा था कि मैं अर्जुन प्रधान के भतीजे के शरीर में घुस गई और उसके चाकू से ही तांत्रिक की हत्या कर दी। तांत्रिक ने तब तक मेरी माँ और मेरी बहन को इस कमरे में कैद कर दिया था। मैं अर्जुन प्रधान के भतीजे के शरीर में थी, इसलिए मैं बच गई। मैंने उसी चाकू से अर्जुन प्रधान को मार दिया और उसके भतीजे को भी मार दिया। अर्जुन प्रधान के कुछ लोग एक दिन आए, उनके साथ 3 से 4 तांत्रिक थे। वो अर्जुन प्रधान की लाश और भतीजे की लाश को ले गए। तांत्रिक की लाश को और हमारी लाश को उस कमरे में जला दिया। भूतहा आत्मा ने उस कमरे की तरफ इशारा किया। तुम जब उस कमरे में गए होगे, वहाँ जो जला हुआ था वो हमारी लाश थी। एक दिन अर्जुन प्रधान के बेटे ने यहाँ कुछ बाउंड्री बनवा दी और बहुत सारी छोटी बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि ये घर में कोई नहीं आ सके। एक दिन मैंने उसके बेटे को पकड़ लिया और मैं जब उसके शरीर में घुसी तब मैंने घुटन सी महसूस की। उसके शरीर में रुद्राक्ष की वो माला थी जिसकी वजह से वो बच गया। तभी पुजारी और आदित्य आते हैं। उनके हाथ में एक केरोसिन तेल का डिब्बा और कुछ लकड़ियाँ होती हैं। आदित्य और रोहन उस लकड़ी को उस घेरे में लकड़ी डाल रहे थे। केरोसिन तेल को लकड़ी के ऊपर जगमोहन डाल रहा था। भूतहा आत्मा बार बार बाहर आने का प्रयास कर रही थी। तभी कृष्णा बोला, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम एक बेगुनाह को मारो। कृष्णा ने रोहन से माचिस मांगी और सबको बाहर जाने के लिए कहा। सिर्फ पुजारी जी को अंदर रहने के लिए बोला। कृष्णा ने दरवाजा लगाया। अंदर कृष्णा और पुजारी थे। भूतहा आत्मा बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम मुझे छोड़ दो। कृष्णा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दोगी लेकिन बाद में और बच्चों को परेशान करोगी।
भूतहा आत्मा बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कृष्णा बोला, आज तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर कृष्णा माचिस जलाता है और लकड़ी में आग लगा देता है। पुजारी जी तुरंत घी लगे उस पलंग में आग लगा देते हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे। पुजारी जी उसके बाद मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं ताकि भूतहा आत्मा को मुक्त करके घर को पवित्र किया जा सके। कृष्णा बोला, तुम जिस अर्जुन प्रधान की बात कर रही हो उसका बेटा बहुत दिन पहले मर गया। तुमने जिस मेरे दोस्त को पकड़ा था रोहित उस अर्जुन प्रधान का परपोता है और रोहित के पापा भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो एक अच्छे अध्यापक के साथ साथ एक बेहतर व्यक्ति और बेहतर लोग हैं। इसलिए तुम्हारा बदला खत्म हुआ और तुम्हें अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। इतनी सारी बात जानकर भरोसा नहीं किया कि तुम रोहित को जिंदा छोड़ दो। तुम सब उससे बदला लेना भी चाहोगे जो मेरे रहते नहीं होगा। भूतहा आत्मा बोली, बदला जरूर होगा और वो भी अभी, क्योंकि तुमने हमें तीनों आत्मा को बंधक बनाया है। तुमने मेरे दोस्त की आत्मा को बंधक नहीं बनाया। कृष्णा थोड़ी देर ऐसे दिखाता है जैसे कि बहुत परेशान हो ताकि वो भूतहा आत्मा को परेशान कर सके। कृष्णा बोला, तुमसे पहले ही मैंने और पुजारी जी ने इस बात का पता किया था कि कितनी आत्मा है यहाँ पर। जब पुजारी जी आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक आत्मा नहीं है। मुझे पता था वो कहीं और है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, पुजारी जी ने मंत्रों की शक्ति से उसे वश में कर लिया। तुम्हारा वो मित्र रोहित को मारे उससे पहले ही हमने रोहित को रुद्राक्ष की माला दे दी। तेरे दोस्त को मुक्ति मिल चुकी है, अब तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। पूरे कमरे में कृष्णा ने केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। पूरा कमरा धू-धू करके जलने लगा। कृष्णा और पुजारी बाहर निकले। अंदर सब कुछ जल रहा था। सब बाउंड्री की दीवार पर से नीचे उतरने लगे। सब कोई नीचे उतर गए। पूरे बाहर तक जलने की बू आ रही थी। कुछ इसी तरह सारी आत्माओं को मुक्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद दोबारा क्रिकेट शुरू हो गया। टीम बनी, सब खेलने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी का ये अनोखा रोमांच हर पल उनके साथ रहेगा कि किस तरह की परेशानी उन्होंने झेली, किस तरह से उन्होंने उसका सामना किया। जिंदगी में बहुत सी कठिनाई आती हैं, लेकिन दोस्त एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो कि उन कठिनाइयों को चुनौती देकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में मदद करती है। लगभग 2 साल बाद सब कुछ बदल सा गया। भूतहा घर हम जिसे कहते थे, वहाँ सारी झाड़ियाँ पौधे को काटकर साफ सफाई कर दी गई। जो दूर से ही भूतहा घर लगता था, वहाँ बच्चों ने हनुमान जी की एक फोटो लगा दी ताकि भगवान रक्षा कर सके। बच्चे वहाँ बराबर बॉल लाने और लुका छुपी खेलने जाते थे, तो उन्हें डर न लगे इसके लिए भगवान की फोटो लगा दी ताकि भगवान उनकी रक्षा कर सके। कृष्णा, जगमोहन, रोहन, आदित्य, रोहित, संदीप, विवेक, मुकुल सब बड़े हो चुके थे। हंसी की बात या पुरानी बात होती तो वो भूतहा घर का जिक्र जरूर करते, क्योंकि उन्होंने जो परेशानी देखी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उस समय वो छोटी थी। भूतहा घर की ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।